Morning, everyone. So, today we are going to discuss a new chapter which is about Rise of Kingdoms. So, it is Kingdoms, Kings, and Early Republic. तो अभी तक हमने जाना था कि कुछ हजार सालों के बारे में अभी हमने जाना था जो वेदों में लिखा गया है 1500 बीसी से लेके 600 बीसी तक। तो इसमें हमने जाना था कैसे लेटर वैदिक पीरियड में आते आते चेंजेस आने शुरू हो गए थे। जो किंग्स को पावर दी गई थी अब वो हेरिडिटरी होने लग गई थी। तो जैसे जैसे पावर बढ़ती है वैसे वैसे रूल बढ़ेगा। ठीक है, तो जैसे जैसे पावर इंक्रीज होगी वैसे वैसे उस पावर को यूज करके बहुत सारी और नई चीजें होगी। अब एक नई चीज आने लगी थी, अश्वमेध यज्ञ। मतलब जहां तक जिसका घोड़ा चला जाएगा, जितनी लैंड बाउंड्री वो कवर कर लेगा उतना एरिया उस इंसान का हो जाएगा। तो देखो कितनी सही तरीके की चीज इन्होंने बताई है। तो ऐसे ही एनसीईआरटी की शुरुआत भी बहुत प्यारी स्टोरी के साथ होती है। इलेक्शन डे से स्टार्ट होती है। इसमें शंकरन जैसे ही उठता है वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स को देखता है कि वो बहुत जल्दी वोट करने के लिए रेडी हो रहे हैं, और इस चीज को इन्होंने रिलेट किया है कैसे रूलर्स को पावर मिली थी। तो चलो आज हम बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ों की बात करेंगे। पहले हम जानते हैं, क्योंकि ये हिस्ट्री है, तो इसमें हम जानेंगे 200 सालों के बारे में कि अब कैसे जनपद महाजनपद में कन्वर्ट होने चालू हो गए थे, और फिर सारे महाजनपद में सबसे इम्पॉर्टेंट रूलिंग कहाँ की हो चुकी थी, मगध की। ये सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। सो लेट्स बिगिन। फर्स्ट हम देखेंगे कि जनपद होते क्या हैं और ये बनने क्यों शुरू हुए थे। क्योंकि जब हमारे पास ज़्यादा टेक्नोलॉजी आ जाती है, टेक्नोलॉजी का मतलब क्या है, आइडिया टू डिस्कवर समथिंग न्यू। कोई भी नई चीज़ बनाने का आइडिया, वही टेक्नोलॉजी कहलाती है। तो अब लोगों के पास आइडियाज़ आने लग गए थे, बहुत सारे नए तरीके के आइडियाज़ आने लग गए थे। ठीक है, तो जैसे जैसे नए आइडियाज़ आएंगे तो हर इंसान को पावर और पैसा पसंद है। अब बार्टर सिस्टम भी हट चुका था, सामान के बदले सामान न मिलके अब क्या करना था इनको, अब इनको करना था कॉइन्स। इन्होंने निष्क जो है वो चालू कर दिए थे। ठीक है, तो आइए अब हम जानते हैं जनपद क्या होते हैं। तो अब हम बात करेंगे जनपद और जनपद की शुरुआत कैसे हुई। हमें पता पड़ चुका था कि आर्य कौन थे, कहाँ से वो आए थे, और कैसे सेटलमेंट्स जो है परमानेंट होने लग गए थे। अब जब परमानेंट सेटलमेंट होंगे तो उसको जिस रीजन पे वो लोग रहेंगे उन्हीं को क्या कहना शुरू कर दिया था, जनपद। और वही एरिया जब टाइम के साथ साथ ज़्यादा बढ़ने लगे तो उनको कहा गया महाजनपद। ठीक है, so the Aryan tribes began to settle down in permanent settlement as a result of earlier tribal setup gave way to territorial states called जनपदास। जनपद का मतलब होता है, जो कि दो वर्ड से बना है, जन। जन का मतलब होता है ट्राइब, पदा मीन्स प्लेस। सो जन सेट फुट एंड स्टेड ऑन, यही होता है जनपद। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इन चीज़ों के बारे में हमें पता कैसे पड़ा था। तो इसके सोर्सेस क्या थे, इसके सोर्सेस थे लिटरेरी सोर्सेस और आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस। लिटरेरी सोर्सेस जैसे कि हमने पढ़ा था, वेद है, वेदों में सामवेद, याजुर्वेद, अथर्ववेद, फिर उपनिषद है, रामायण है, महाभारत है, एपिक है कुछ। अच्छा, कुछ एक स्पेशल सोर्स भी है जैसे कि अंगुत्तर निकाय। ठीक है, इसी तरीके से एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट भी था, दिग्घ निकाय।
ठीक है, दिघ निकाय। तो मगध के बारे में तो हम बात करेंगे ही करेंगे, पर दिघ निकाय के थ्रू भी हम बात करेंगे वज्जी के बारे में। ठीक है, अब इसमें देखो नेक्स्ट चीज है, जैसे ही ये जनपद और बड़ा एरिया कैरी करने लग गए थे तो उनको कहा गया था क्या? महाजनपद। उनको कहा गया था महाजनपद। महाजनपद के बारे में हमें जानकारी मिलती कहाँ से है? महाजनपद के बारे में हमें जानकारी मिलती है अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र। ये हमारे सोर्स हैं जिनके थ्रू हमें महाजनपदों के बारे में पता पड़ते हैं। अब ये कुल कितने महाजनपद थे? 16 महाजनपद थे, जिनमें से आज हम बात करेंगे मेन जो इम्पॉर्टेंट है उन्हीं के बारे में हम बात करेंगे आज। इतने से देरी में हम सब कुछ नहीं डिस्कवर कर सकते, बट यस, आपको सारे के सारे महाजनपद और उनकी कैपिटल्स ज़रूर याद होनी चाहिए। ठीक है, हम इसको डिस्कस करेंगे, बट पहले आप एक बार ये टेबल, ये कुछ महाजनपद है जिनको आप अच्छे से देख सकते हो। मगध, अंग, मल्ला, चेदी, वत्स, काशी, कौशला, वज्जी, कुरु, पांचाल, मत्स्य, सूरसेना, अश्क, गांधार, कंबुज, अवंती। ये इम्पॉर्टेंट महाजनपद थे, 16 महाजनपद, जिनका कब्जा ऑल ओवर पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे हो चुका था। ये देखो, ये इनके कैपिटल्स हैं। ये आपको याद अच्छे से होने चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि कौन सा रीजन कहाँ पड़ता है और इसकी कैपिटल क्या है। अब इसमें देखो, हम कुछ एक इम्पॉर्टेंट जगह की बात करेंगे। अंग है, मगध है, ये सारे नाम आपने कहीं ना कहीं सुने हैं। महाभारत में तो बहुत सारे नाम आपने सुने हैं। इंद्रप्रस्थ सुना होगा, मत्स्य सुना होगा, गांधार सुना होगा, पांचाल सुना होगा। पांचाल की थी पांचाली, गांधार की थी गांधारी। ठीक है, तो आप लोगों ने ये सभी नाम मोस्ट प्रोबेबली सुने हैं और इनकी कैपिटल भी आपको इजीली लर्न हो जाएगी। जैसे कि अंगा की चंपा है, मगध की गिरिराज है, काशी की वाराणसी है, वत्स की कौशाम्बी है, कौशला की श्रावस्ती है, सूरसेना की मथुरा है, पांचाल की अच्छी छत्रा है, कुरु की इंद्रप्रस्थ है, मत्स्य की विराटनगर है। ये सारी चीज़ें आपको इजीली लर्न नहीं होगी, आपको ट्रिक्स बनानी पड़ेगी। जैसे अंगा चंपा, तो हमने इसको मे बी ऐसे ट्रिक बना लें, कुछ फनी मेमोनिक बना लें, जैसे अंग अंग की चंपी। तो इस तरीके से आपको ये लर्न होगी। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अवंती, उज्जैन, गांधार, तक्षशिला, कंबोज, पुंछ, अश्मक, प्रतिष्ठान, वज्जी, वैशाली, मल्ला, कुशीनगर। तो ये इम्पॉर्टेंट है। इनमें हम बात करेंगे आज मगध की, वज्जी की, मल्ला की। ठीक है, और हम बात करेंगे अवंती, एंड लास्टली वत्स। कुछ इम्पॉर्टेंट किस्से हैं इनके, तो इस वजह से हम इनको डिस्कस कर सकते हैं। जैसे कि अवंती का जो राजा था, ठीक है, और वत्स का जो राजा था, पहले हम देख लेते हैं अवंती और वत्स। इन दो में चलते थे क्लैशेस। ठीक है, दोनों में क्लैशेस चलते थे अवंती और वत्स के राजा में। अवंती का राजा था प्रत्योदय, और अवंती का राजा था प्रत्योदय और वत्स का राजा था उदय। प्रत्योदय और उदय में बनती नहीं थी, पर उदय को शौक था हाथी पालने का। हाथी उनके लिए अट्रैक्शन था। तो प्रत्योदय क्या करता है, एक दिन जंगल में जब उदय घूम रहा होता है तो उनको प्रत्योदय क्या करता है, वहाँ पर एक वुडन हाथी प्लेस कर देता है और उसमें 60 लोगों की सेना होती है।
जो हाथी जो है वो उदय को एक्साइट करता है और वो उसकी तरफ जाता है, बट वो एक जाल था, वो एक ट्रैप था, और उसके थ्रू उदय को वहाँ ट्रैप कर लिया जाता है, कैप्चर कर लिया जाता है। बट प्रत्युदय की डॉटर जो थी, शी फेल इन लव विद उदयन, और उन्होंने उदय को हेल्प किया था वापस वत्स जाने के लिए। ठीक है, सो ये एक इम्पॉर्टेंट किस्सा था जिसकी वजह से आप याद रख सकते हो। अवंती जो उज्जैन को उज्जैन उसकी कैपिटल थी, वत्स जो है बिलोंग करता था इलाहाबाद को। अब देखो, एनसीईआरटी पे वापस आते हैं। तो आज हम बात करेंगे 600 बीसी से लेके 400 बीसी तक। तो क्या क्या चेंजेस आए थे इनमें, क्या चीज़ें हुई थी इस समय पर, वो हम इम्पोर्टेंट चीज़ें बात करेंगे। कैसे महाजनपद बनने लगे थे, रेगुलर आर्मीज बनाने लगे थे। अब ये सारी चीज़ें कैसे आती है? आप सोचो, पहले एक ट्राइब फॉर्म हो रही थी जो अलग थलग रहते थे, जिनका कोई राजा नहीं था, एक हेड चुनते थे वो सब मिलकर। बट अब दो तरीके में किंगडम डिवाइड हो गया है। महाजनपद दो तरीके में डिवाइड हो गए। ठीक है, महाजनपद का डिवीजन होने लगा है दो पार्ट में। एक होने लगा है राजाज जो बनते थे किंगडम्स, ठीक है। एक होने लगा है रिपब्लिकन जो कि चुनकर बनते थे। इसमें प्रॉपर वोटिंग होती थी, गण सभा जो भी है वो सारी चीज़ें रिपब्लिक में आती थी। ठीक है, जबकि किंगडम्स आते थे राजा के पास। यहाँ पर पूरी की पूरी रूलिंग किसकी है? राजा की। ये मोनार्कियल फॉर्म फॉलो करते थे। तो ये सारी चीज़ें हमें पता कैसे पड़ती है? ये हमें पता पड़ती है महाभारत के थ्रू, उपनिषद के थ्रू, जटाका टेल्स के थ्रू, पुराण, ठीक है, जैन टेक्स्ट, बुद्धिस्ट टेक्स्ट, ये सारी चीज़ें हमें बताती है इन सारी चीज़ों के बारे में। अब आइए हम बात करते हैं किंगडम ऑफ मगध। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो आपको पता होना चाहिए, जैसे कि एनसीईआरटी में भी क्या लिखा है। हमने पढ़ा था आर्यों के बारे में 3000 ईयर्स अगो। हमने पढ़ा था जन के बारे में, राजा के बारे में, अश्वमेध यज्ञ के बारे में। तो जहाँ तक किसी राजा का घोड़ा चला जाएगा वो एरिया उसका, ठीक है। फिर देखो, वर्ण सिस्टम भी काफ़ी तरीके से चेंज हो चुका था। पहले दो ही पार्ट में डिवाइडेड था। पहले तो ब्राह्मण्स ने काम के आधार पर वर्ण बना दिए थे, बट बाद में वही वर्ण हेरिडिटरी हो गए। मतलब जो जो काम कर रहा है वो वही काम करेंगे आगे तक, ठीक है। अब जनपद बनने शुरू हो गए थे। जब से ये तेरी और मेरी चीज़ें एग्जिस्ट करी, इसी टाइम से ये तेरा मेरा ये एग्जिस्ट करना स्टार्ट हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें इसीलिए डेवलप होती है, यहाँ पर डिज़ायर्स जो है ना लिमिटलेस होने लगी थी, अनलिमिटेड डिज़ायर्स जो है होने लगी थी लोगों में। इसी की वजह से जनपद बने थे। देन महाजनपद, यहाँ देखो, मगध, अवंती, पांचाल, कौशला, वज्जी, ये कुछ इम्पोर्टेंट, गांधार, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट महाजनपद है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, फोर्टिफिकेशंस भी इन्होंने स्टार्ट कर दिए थे। अब फोर्टिफिकेशन की क्या ज़रूरत है? किले बनाने की क्या ज़रूरत है? ताकि आउटसाइड कोई अटैक ना हो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर क्या होने लगा था, ये लोग एक दूसरे की ज़मीनों पर कब्जा करने लगे, डिज़ायर्स बढ़ने लगी थी। अब सिर्फ खाने की लड़ाई नहीं थी, अब हर एक चीज़ की लड़ाई थी। ये तेरा, ये मेरा, ये सारी चीज़ें इसी वक्त में शुरू होती है। तो हिस्टोरियंस ने ये कहा है कि मगध जो है बहुत ही फेवरेबल लोकेशन थी, जोग्राफिकल लोकेशन थी। बहुत ही पावरफुल रूलर्स यहाँ पर रहे थे, जिसकी कैपिटल थी राजगृहा, ठीक है। तो यहाँ पर
और पाटलिपुत्र जैसे बहुत इम्पॉर्टेंट रीजन, प्रेजेंटली ये बिहार वाला रीजन है, ठीक है। वास्ट ट्रैक्ट्स ऑफ प्लेन्स थे यहाँ पर, रिवर्स थी, रिवर्स के बीच में प्लेन्स थे, सोर्सेज ऑफ ट्रांसपोर्ट इजीली अवेलेबल थे, बहुत ही इम्पॉर्टेंट एरिया। यहाँ पर एक रूलर आता है, ठीक है, मगध में, दैट इज बिम्बिसार। बिम्बिसार बहुत इम्पॉर्टेंट रूलर था मगध का। बिम्बिसार, अजातशत्रु, महापद्मनंद, ये 3 इम्पॉर्टेंट रूलर थे मगध के। और आज हम मगध के बारे में ही पढ़ेंगे कि वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन क्या था, कैसे वो लोग टैक्स कलेक्ट करते थे, कैसे एग्रीकल्चर में चेंजेस आए थे, ठीक है, और कैसे ट्रेड यूनियंस फॉर्म करना स्टार्ट हो गई थी, और सोसाइटी कैसी थी उस समय की, ये हम बात करेंगे, ठीक है। तो क्योंकि हम पहले पढ़ चुके हैं कि इस समय पर टैक्स कलेक्ट होना शुरू हो गए थे, और 1/6 ऑफ प्रोड्यूस बाय एग्रीकल्चर इज गिवन एज टैक्स विच इज कॉल्ड भाग, ठीक है। अब यहाँ पर देखो मगध के बारे में ये लोग बताते हैं कि कैसे ये रीजन डेवलप हुआ था, धीरे धीरे बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन बन गया था। सो मगध हैड two very powerful rulers, Bimbisar and Ajatashatru, who used all possible means to conquer other जनपद्स। तो मतलब मगध के जो 2 इम्पॉर्टेंट रूलर्स थे, बिम्बिसार और अजातशत्रु, ये सारे के सारे जनपद पे कब्जा करना चाहते थे अपने आसपास के। एंड लेटर द कैपिटल वॉज शिफ्टेड टू पाटलिपुत्र। पहले कौन सी थी? राजगृहा, बाद में बन चुकी थी पाटलिपुत्र। And more than 2300 years ago, a ruler named Alexander, who lived in Macedonia in Europe, wanted to become world conqueror. Of course, he did not conquer the world, but did conquer parts of Egypt, West Asia, came to the Indian subcontinent, reaching up to the banks of the Bias. When he wanted to march further eastward, his soldiers refused. They were sacred as they had heard. अब देखो अलेक्जेंडर तक यहाँ पर आ चुका था, बट वो भी कब्जा नहीं कर पाया, ठीक है। तो ये बहुत ही पावरफुल रीजन है। मगध में क्या होने लगा था, मगध पहले बहुत पावरफुल था, जब तक इन्होंने अपनी रूलिंग अपने कंट्रोल में रखी, फ्रेंडली रिलेशंस मेंटेन किए अदर किंगडम से, ठीक है। अजातशत्रु ने भी बाउंड्रीज को बहुत एक्सटेंड किया था। अजातशत्रु ने भी अपनी रूलिंग, उनके जो सक्सेसर्स थे ये फेल हो चुके थे, ठीक है। फिर महापद्मनंद वो पूरी तरीके से प्लेजर सीकिंग की तरफ आ चुका था, इसी वजह से ये होल्ड किसको लेना पड़ा था? चंद्रगुप्त। किसकी डिमांड पर? लोगों की डिमांड पर लाया कौन था चंद्रगुप्त को? चाणक्य। ये हम आगे पढ़ेंगे। फिलहाल हम इनका एडमिनिस्ट्रेशन देखेंगे कि इनके एडमिनिस्ट्रेशन में ऐसी क्या खासियत थी, क्या ऐसा ये करना शुरू हो गए थे जिसकी वजह से लोगों ने रिवॉल्ट कर दिया था इनके अगेंस्ट। नया राजा चाहते थे। टैक्स सबसे मेजर फैक्टर था, टैक्स। 1/6 पार्ट ऑफ द प्रोड्यूस दे हैव टू गिव टू द रूलर, ठीक है। उसी को भाग कहते थे ये लोग। तो ये टैक्स था, भाग जो टैक्स था वो किस पर था? फार्मर्स पर। एक तरीके का टैक्स इन्होंने क्राफ्ट्स पर्सन्स पे भी लगा दिया। क्राफ्ट्स पर्सन्स जो हैं टाइम टू टाइम राजा के लिए काम करेंगे। टैक्स ऑन हर्डर्स भी था जो एनिमल्स रेयर करते थे, ठीक है। उनसे भी एक्सपेक्ट किया जाता था कि वो अपने एनिमल्स जो है राजा को देंगे कुछ टाइम के लिए। टैक्स ऑन हंटर गैदरर्स भी फॉरेस्ट का कुछ प्रोड्यूस राजा को देंगे। टैक्स ऑन ट्रेड, सेलिंग ऑफ गुड पे भी, बाइंग और सेलिंग पे भी, गुड्स के बाइंग और सेलिंग पे भी इन्होंने एक टैक्स लगा दिया था, ठीक है, जो कि ऑफिशियल्स कलेक्ट करते थे। कौन सा था वो टैक्स? शॉल की काज कहा गया था उसको, जो ट्रेडिंग पे लगा था।
शॉल की काज, ये टेक्स्ट था। फिर एग्रीकल्चर में भी काफ़ी चेंजेस आने लगे थे, यूज़ ऑफ आयरन प्लग्स आने लगे थे, क्रॉप ट्रांसप्लांटेशन शुरू हो गया था, और ट्रेड के लिए इम्पॉर्टेंट गुड्स जो है, एक्सचेंज ऑफ कॉइन्स जो है वो स्टार्ट हो गया था। सोसाइटी के ऑक्यूपेशंस बहुत तरीके के थे जो वर्णा के अकॉर्डिंग दे रखे हैं। हालांकि जो विमेंस थी उनको इम्पॉर्टेंट प्लेस नहीं मिली थी अभी भी, वो शूद्रास की कैटेगरी में ही थी। जो इन्फीरियर वर्क वाली कैटेगरी थी वो किसको दी गई थी? विमेंस को। अब देखो, ट्रेडर्स ने गिल्ड्स फॉर्म करने शुरू कर दिए थे, एसोसिएशंस बनाने शुरू कर दिए थे। तो अभी तक चल रहा है मोनार्की, यानी कि राजा का कंट्रोल। ठीक है, ये मोनार्की हमने कहाँ कहाँ देखी? मगध में देखी, अंगा में देखी, वत्स में देखी। यहाँ मोनार्की रूल कर रही है। मतलब मोनार्क कौन है? मोनार्क के पास सारी पावर है, राजा के पास सारी पावर है। पर अब ऐसे भी कुछ रीजन थे जहाँ पर रिपब्लिकन गवर्नेंस था। रिपब्लिकन मतलब representative, to representative should be elected। ठीक है, तो जो भी representative होगा वो elected होगा। तो अब यहाँ पर रिपब्लिकन गवर्नेंस शुरू हो गया था। कहाँ पर? वज्जी में। ये भी लोकेटेड है बिहार में, जिसकी कैपिटल थी वैशाली। वज्जी की कैपिटल थी वैशाली। वज्जी के बारे में हमें किससे जानने को मिलता है? दिघ निकाय से। ठीक है, ये एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट है जिसके थ्रू हमें वज्जी के बारे में जानने को मिलता है कि यहाँ पर जो रूलिंग है वो किसके पास थी? संघ। संघ का राजा चुना जाता था। बहुत सारे संघ होते थे, बहुत सारे राजा थे यहाँ पर। संघ का जो हेड है उसको राजा कहा गया है। ठीक है, और वही डेली बेसिस पे कुछ डिसीजंस लेते थे लोगों के लिए। held regular assemblies where all important decisions were taken। ठीक है, they arrived at their decision through discussions and debates। it is perhaps for the reasons, ये आप बुक खोल के देखोगे तभी आपको ज़्यादा समझ आएगा। ठीक है, तो गण, संघ, ये जो चीज़ें हैं ये लेकर आए थे। गण यूज होता था ग्रुप दैट हैज़ मेनी मेंबर्स, और वही गण चूज करते थे। मतलब वही गण या संघ जो है मिलके राजा को बनाते थे जो उनके बिहाफ में डिसीजन लेता था। विमेंस पर कुछ एक लोग थे जो इनको चुन नहीं सकते थे, वो इनके लिए वोट नहीं कर सकते, इसलिए पूरी तरीके से हम इसको रिपब्लिक नहीं कह सकते। कौन इनके लिए वोट नहीं कर सकते? जो लोअर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी में काम करते हैं। लोअर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी अब कौन आ गया? लोअर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी में आते हैं विमेन, स्लेव्स, फार्मर, लेबरर्स। दे आर नॉट अलाउड टू टेक पार्ट इन द असेंबलीज। ठीक है, तो जो असेंबली के थ्रू चुनकर राजा आते थे उसमें राजा को चुनने में सभी लोग शामिल नहीं थे। इसमें विमेन्स तो आ ही नहीं सकती थी, शूद्रास अलाउड ही नहीं थे। सो इट ऑल्सो शोज द पावर वॉज कॉन्सेंट्रेटेड इन द हैंड्स ऑफ फ्यू पीपल। बहुत कम लोगों के पास जो है ये पावर थी। ठीक है, मगध टाइम के साथ साथ काफी डायनेस्टीज ने इसके ऊपर रूल किया है। सबसे पहले देख लो जैसे बृहद्रथ डायनेस्टी, देन उसके बाद प्रत्योदय डायनेस्टी, देन उसके बाद हरण्यक डायनेस्टी। हरण्यक का ही था मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूलर जिसके बारे में हमने पढ़ा था, दैट इज बिम्बिसार। ठीक है, देन नंद, देन मौर्यन,
मौर्यन बहुत इम्पोर्टेंट। देन शुंग, जिस तरीके से ये रूलिंग जो है शुंग डायनेस्टी। देन गुप्ता के आने के बाद काफ़ी शांति मेंटेन हुई थी इन रीजन्स में। ओके, अभी तक हमने जाना कि जनपद क्या होते हैं, महाजनपद क्या होते हैं और उनकी कैपिटल्स, उसमें भी अंग, वत्स, इनकी कैपिटल्स, कैसे रिपब्लिकन जो अर्ली रिपब्लिक्स थे, वज्जी, ये रूलिंग सिर्फ और सिर्फ वज्जी में नहीं थी, मल्ला में भी थी। वज्जी एंड मल्ला इम्पॉर्टेंट महाजनपद थे जहाँ पर रिपब्लिकन गवर्नमेंट थी जो चुनकर आती थी, बट उस समय पर भी ये पूरी तरीके से लोगों के हाथ में नहीं थी। ठीक है, ये सारी चीजें हम बता कैसे पा रहे हैं? दिग्ग निकाय के थ्रू हमें पता पड़ा था, अंगुत्तर निकाय के थ्रू हमें पता पड़ा था। ये टेक्स्ट थी। मगध की रूलिंग के बारे में हमने पढ़ा कि उनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, भाग टैक्स कलेक्ट करते थे। ठीक है, एक टैक्स और जो ट्रेड पर था उसे क्या कहा गया था? शॉल्किकाज। सारे लोगों पे थोड़ा थोड़ा टैक्स उन्होंने लगा चुका था। ठीक है, तो नीड्स क्या है, हम क्या देख रहे हैं, ये नीड्स जो है बढ़े जा रही है, इसी की वजह से बहुत सारे आक्रमण होंगे मगध पर। ठीक है, तो इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में आज हमने पढ़ा। Thank you. I hope you like the lesson and please subscribe to my channel. Thank you.